हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी विकास एवं संसाधन, जिसमें कि चैप्टर 3 है कृषि। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यन और उत्संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीयक क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषि भूमिगत कहलाती है, जिसे चित्र नंबर 3 के 1 में देखेंगे। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। तो देखिए यहाँ पर मैप दिखाया गया है, जिसपे कि हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी महासागर, प्रशांत महासागर दिखाया गया है। और ये हरा से इंडिकेट किया गया है जहाँ से उत्पादन कृषिगत भूमि है। देखिए इंडिया में पूरे जगह पर दिखाया गया है, कुछ जगह को छोड़कर। और देखिए ये यूएसए में भी है और यूरोप में भी है। तो इस प्रकार से दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं ये कल्चर यानी कि एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर, इसके बारे में देखते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि। मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर तो इसे रेशम उत्पादन कहते हैं। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। फिर पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। फिर होता है विटीकल्चर यानी दक्ष कृषि यानी अंगूरों खेती। फिर होता है हार्टिकल्चर, उद्यान कृषि यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि है इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में 1 से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती हैं। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्व और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतरित कृषि, अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचारण,
सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। अब आता है आगे वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो इसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। अब आता है मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेतदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं और पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूँ यानी गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का देखते हैं अब। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप से की आवश्यकता होती है। इसे सुप्रवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कपास कैसे उगाए जाते हैं देखते हैं। कपास इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब देखते हैं पटसन कैसे उगाए जाते हैं। पटसन इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। अब देखते हैं कॉफ़ी। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। चाय देखते हैं। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुप्रवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है।
पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कृषि का विकास। कृषि का विकास संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाले फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे यूएसए के वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। भारत का एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल, दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरा विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहां एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। अब यहाँ पर है यूएसए का एक फार्म। यूएसए में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। यूएसए में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान, जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जो उसे खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों यानी मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतिहर किसान की तरह। तो देखिए, इस प्रकार ये समाप्त होता है। अब हम लोग जो इसके फोटो दिए गए उसके बारे में समझते हैं। जैसे देखिए, ये यहाँ पे चित्र दिया गया है। ये है यूएसए के फार्म में मशीनीकरण की खेती। देखिए कैसे वहाँ पे खेती होता है। तो ये मशीनों का यूज़ किया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर है पीड़कनाशकों के छिड़काव। देखिए कैसे छिड़काव किया जा रहा है। तो ये जहाज़ों से छिड़काव किए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर है यूएसए में अमेरिका के एक फार्म है। देखिए किस प्रकार से फार्म बनाया गया है, एकदम वितरित तरीके से। देखिए ये भारत के खेत हैं, किस प्रकार से हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसान को दिखाया गया है कि खेत जोतते हुए किसान के संसाधन एवं विकास है। देखिए यहाँ पे कैसे खेत जोत रहे हैं। अभी भी वहाँ पे अमेरिका में मशीन से खेत जोते जा रहे हैं, एरोप्लेन से छिड़काव किए जा रहे हैं खाद पानी का, और यहाँ पर अभी भी बैलों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए चाय की रोपण कृषि कैसे हो रही है।
लोग ये चाय की पत्ती ऐसे बिना जाता है, तोड़ा जाता है। और ये है कॉफ़ी कृषि है, देखिए यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, कॉफ़ी कृषि ऐसे होती है। और देखिए ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये कपास की कृषि ऐसे किया जाता है। और ये है मक्के की कृषि है, देखिए इस प्रकार से मक्के बोए जाते हैं यहाँ पर। आगे आते हैं तो ये बाजरे की कृषि है, बाजरा बोया गया है। और देखिए ये है गेहूं का शस्य कर्तन है, इस प्रकार से ये गेहूं निकाला जा रहा है। ये है चावल की कृषि है, जिसे धान वगैरह रोपा जाता है। और ये है केले का रोपण कृषि, यानी देखिए यहाँ पे केला ऐसे ऐसे उगता है। तो इस प्रकार से हमारा ये कृषि का चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको लगातार पढ़ते रहिए। और सारे 6 से लेकर 12 तक बनाया जा रहा है सारे सब्जेक्ट पर, तो प्लेलिस्ट ओपन करके उसको भी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।